हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो कैसे हो आप लोग। एग्जाम की कितनी टेंशन है आपको। होप आपके फाइनल्स आने वाले हैं तो एग्जाम की डेफिनेटली टेंशन हो रही होगी। और बिकॉज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड राइट नाउ, तो आपके लिए सब्जेक्ट भी नए होते हैं, कुछ पहले से पढ़ा हुआ हो। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट इन योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जिस भी चैप्टर में डाउट आ रहा है, यू कैन राइट मी आउट इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा मेरे हिसाब से अकाउंट्स में जो थ्योरी पोर्शन के चैप्टर बच जाते हैं वो तो आपको और भी ज्यादा टफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरे साल उनको देखते नहीं हो और एग्जाम में उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले होते हैं। क्योंकि टीचर और स्कूल का थिंकिंग होता है कि बच्चे को अगर प्रैक्टिकल नहीं आ रहा होगा तो एटलीस्ट थ्योरी के भरोसे पास हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता कि बच्चा तो पूरे साल थ्योरी उठा के नहीं देखता अकाउंट्स की। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस, अजम्पशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें से डेफिनेटली फाइनल एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छे से ये 6 से 7 मार्क्स 8 मार्क्स कवर अप कर लेता है। तो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो और पूरा देख लेना, तो आपका ये चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो ये चैप्टर हम ले रहे हैं स्टेट बोर्ड की बुक में से, गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक में से। बहुत ही अच्छे से चैप्टर दिया हुआ है गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक में। बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट नहीं दे रखे हैं। तो हम यहीं से ये चैप्टर कवर करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको मार्क कराती जाऊंगी। और आपको जो भी डाउट्स लगे करवाने के बाद भी यू कैन आस्क मी द सेम इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली बात तो अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज गैप। GAAP, what is GAPs? So the full form of the GAP is General Accepted Accounting Principle. These are the accounting principles on the basis of which accounting is done. Any business or any sole proprietorship, any partnership firm, जो भी जिन accounting principle, rules, regulation, guidance को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करती है, उन्हीं को बोला जाता है गैप। वो सारे प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे गैप में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। यहां से पढ़ना है आपको। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जर्नल लॉ और द रूल्स अडॉप्टेड प्रपोज्ड एज अ गाइड और अ एक्शन, a settle ground और a basis to conduct और a practice। यानी आप जब अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते हो, जब आप अकाउंटिंग करते हो, जब लिखते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, एट दैट टाइम द रूल्स एंड द प्रिंसिपल, द गाइडलाइंस, वट एवर यू आर फॉलोइंग द अजम्पशंस, वो सभी आप किस में पढ़ते हो? गैप में पढ़ते हो। ये डेफिनेशन किसने दिया है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, accounting principles are developed with a view to make the user's financial statement understand why they are prepared। हम क्यों गैप फॉलो करते हैं? to so that we are able to understand the financial statement properly and make them uniformly। यानी सभी, यानी अगर जो रूल्स प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रही हूँ मेरी कंपनी की अकाउंटिंग करते समय, बाकी सभी लोग भी वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करें, ताकि एक क्या मेंटेन रह सके? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, और अगर आपके बिजनेस का नेचर कुछ इस तरीके का है कि आपको अपने प्रिंसिपल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, यानी आप उस प्रिंसिपल में कुछ अजम्पशंस लेना चाहते हो, तो ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। यू कैन डू द सेम। ओके, चलो अब एक एक उठा लेते हैं। देखो, पहला है इसमें जो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल दे रखा है, दैट इज अ गोइंग कंसर्न। कौन सा है वो? गोइंग कंसर्न। नाम से ही समझ में आता है। देखो, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, ये 1 शॉट वीडियो है, मैं आपको पूरा रीड करके नहीं बताऊंगी। तो हम पहला पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न। तो बताओ गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न एक इंपॉर्टेंट असम्पशन है। ये क्या बताता है कि जब तक आपका मतलब आप बिजनेस की खत्म करने की डेट को सोच नहीं सकते, आप ये सोचकर अकाउंटिंग करोगे कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। गोइंग मतलब क्या होता है?
चलते जाना। तो और कंसर्न मतलब बिजनेस, कंसर्न मतलब क्या होता है, बिजनेस, कंसर्न मतलब बिजनेस फॉर्म यानी, और गोइंग मतलब चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। तो आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, किसी भी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करोगे, तो हम यही सोचकर अकाउंटिंग करते हैं कि आपका बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक यानी लंबे समय तक चलता रहेगा। आप उसको चालू करने से पहले क्या एंड डेट सोचोगे क्या कि मैं 2 साल खाली बिजनेस करूंगा फिर बंद कर दूंगा, ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं। तो वेन एवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग यू विल थिंक अबाउट इट दैट योर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड इन अ फ्यूचर, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और यही कॉन्सेप्ट के कारण दो फिक्स एसेट्स होती है आर शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर डेप्रिशिएटेड वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू, और फिर उसमें से हम डेप्रिशिएशन क्या कर देते हैं, माइनस करते जाते हैं, और डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर यानी आप ये बोल सकते हो रिटर्न डाउन वैल्यू पर एसेट्स आर शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ओके, चलो तो एक आप ये वाला ले लेना इस पे, और एक ये वाला ले लेना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर are sometimes shown on the asset side of the because of going concern assumption that business will continue for a longer period। तो दो एग्जांपल याद करते रह जाना। एक तो ये कि फिक्स्ड एसेट आर शोन एट देयर रिटर्न डाउन वैल्यू दैट इज द बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आप क्या करते, आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, नहीं, हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से हर साल डेप्रिसिएशन क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते ही क्या है कि जिस खर्चे को, जैसे मैंने इस साल कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया और वो खर्चा आने वाले 5 साल तक अगर मुझे बेनिफिट देगा तो मैं पूरा खर्चा इस साल P&L में राइट ऑफ नहीं करूंगी, मैं उसको 5 साल तक हर साल राइट ऑफ करूंगी। तो जैसे मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ₹1,00,000 हुआ और वो 5 साल तक मेरे को बेनिफिट देगा तो डिवाइडेड बाय 5, तो इस साल का खर्चा आपका कितना आएगा, 20,000। तो हर साल आप 5 साल तक 20 और ₹1,00,000 5 साल में क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब आपने क्या माना कि आपका बिजनेस, अगर आप इस साल 20,000 रुपए राइट ऑफ कर रहे हो तो आपने क्या माना कि आपका बिजनेस कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा। तो किस बेसिस पे होता है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होता है, ठीक है। तो आपको कितना लर्न कर लेना है, इतना लर्न करना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड और यू कैन से दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन future. This is known as going concern concept. For an example, fixed assets are shown in the book value at their depreciated value and deferred revenue expenditure are sometimes shown on the asset side of the balance sheet because of the going concern. आप बचे हुए यहाँ पे देखो, लाख में से 20,000 इस साल खर्च हो गया तो बचा कितना, 80,000। तो 80,000 आप कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी बोलता है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग मेथड्स, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो बहुत जगह आपको क्या लेनी पड़ती है, अजम्पशंस लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, अजम्पशंस लेनी पड़ती है। और अजम्पशन यानी अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे कि डेटर, जैसे डेटर कौन होते हैं, जिनको मैं गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करती हूँ, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि 10% डेटर ऐसे होते हैं जो ईयर एंड हो जाता है पर मेरा पैसा देते नहीं है। तो अगर मैं 1,000 रुपए का माल बेचती हूँ तो उसमें से 100 रुपए तो मेरे बैड डेप्ट होंगे ही होंगे। अब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये मैं क्या कर रही हूँ, अजम्पशन ले रही हूँ कि 10% मेरा खराब होता ही होता है। 10% डेटर ऐसे होते हैं जो मुझे पैसा देते नहीं है, वो मेरे क्या कहलाते हैं, बैड डेट। तो ये मैंने अजम्पशन लिया। तो ये क्या बोल रहा है, जो भी अजम्पशंस आप ले रहे हो, जो भी मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो, मेथड्स का फॉलो लेने पड़ेंगे आपको। जैसे डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन में आपने 2-3 बहुत सारे मेथड होते हैं आपकी बुक के हिसाब से, SLM है, WDV है, एन्यूटी मेथड है। तो आप अगर SLM फॉलो कर रहे हो तो यू विल कंटिन्यू दिस मेथड्स और अजम्पशंस और प्रिंसिपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कि आप इन मेथड और अजम्पशन में क्या फॉलो करोगे,
कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, इसलिए उसका वर्ड रखा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि आप जब भी अकाउंटिंग करोगे अपने बिजनेस की, तो आप जो भी अजम्पशंस लोगे, जो भी प्रिंसिपल बनाओगे, या जो भी मेथड यूज करोगे, जहां पे आपको चूज करना पड़े ऑल्टरनेटिव्स और आपको एक चूज करना पड़े, तो वो मेथड आप क्या लोग करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ईयर आफ्टर ईयर। तो चलो पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ द कंसिस्टेंसी सजेस्ट दैट व्हाइल राइटिंग अकाउंट्स फॉर द प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट द सेम पॉलिसी प्रोसीजर एंड मेथड, देखो मैंने बोला ना, पॉलिसी, assumption, procedures, method should be followed year after year, वो ईयर आफ्टर ईयर आप सेम फॉलो करोगे। पर आप मेरे से ये पूछ सकते हो, तो मैम इसका मतलब है कि एक बार आपने SLM ले लिया तो क्या वो कभी चेंज नहीं कर सकते? अरे चेंज कर सकते हैं, पर उसमें कुछ रीजन भी लिख दिए गए हैं कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप इन रीजंस में फॉल कर रहे हो तो ही चेंज कर सकते हो, और अगर आप इन रीजन में फॉल नहीं करते फिर भी आप चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, और आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस रीजन से चेंज कर रहा हूं, और फिर वो परमिट करेंगे तो आप चेंज कर सकते हो। In other words, policies, procedure, method followed while preparing or writing the accounts of the financial statement should be followed consistently year after year. बस इतना आपको पढ़ना है। फॉर एन एग्जाम्पल में तो आप यही लिख सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, इफ वी आर चूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन ऑन, किसी पे भी लिख देना, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। इफ फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी आर चूजिंग straight line method for calculating depreciation on building, then this method will consistently followed year after year. और दूसरा लिख देना, फॉर एन एग्जाम्पल द अनदर एग्जाम्पल इज इफ वी आर हैविंग 10% बैड डेप्ट रिजर्व, वी आर अज्यूमिंग दैट 10% या फीफो मेथड, लीफो मेथड कि 10% इज बैड डेप्ट रिजर्व, देन ईयर आफ्टर ईयर यू हैव टू फॉलो द सेम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बोलो? देखो, रेवेन्यू और जो कॉस्ट जो होती है आर टू बी, जो भी आपकी रेवेन्यू और द कॉस्ट आर अकर्ड, वो क्या होना चाहिए? अकर्ड, यानी क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। यानी जैसे मैं अगर सर्विस दे रही हूं तो भले फीस आई या नहीं आई अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने वो सर्विस दे दी है, यानी अब सिर्फ पैसा लेना बाकी है, तभी जाके वो इनकम क्या हुई है? रिकॉग्नाइज्ड हुई है, तभी जाके आप उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हो। अभी तक बच्चा आया, सिर्फ इंक्वायरी करके चला गया, अभी ना तो वो आएगा या नहीं आएगा, मैंने उसको सर्विस भी नहीं दी, उसने कुछ एडवांस पेमेंट भी नहीं दिया, तो अभी आप उसको इनकम मान नहीं सकते हो। तो इनकम्स को यानी रेवेन्यू को आप तभी रिकॉर्ड करते हो जब वो क्या हो जाए? रिकॉग्नाइज्ड। क्या वर्ड है वहां पे? रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, अकर्ड हो जाए। तो दे आर अर्न्ड और इनकर्ड नॉट ओनली व्हेन कैश इज, आप उसको तब रिकॉर्ड मत करो व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। जैसे आपके पापा या घर में कोई भी, आपकी मम्मी या कोई भी आपके बड़े भाई बहन अगर ऑफिस में काम करते हैं तो उनको जो मानो जनवरी मंथ की सैलरी उनको 5 फरवरी या कई लोगों को 8 फरवरी या कई लोगों को 10 फरवरी तक मिलती है। तो जनवरी में वो अपनी सर्विस तो कर चुके हैं, मतलब 31 दिन जा तो चुके हैं नौकरी पर पैसा मिलना भी बाकी है। तो अब आप जब पूरे महीने की सर्विस दे चुके हो तो पैसा तो मिल ही जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? आप जब इस जनवरी की सैलरी को 31 जनवरी को ही रिकॉर्ड करो, ये जब मिलेगी, यानी मिलेगी कब? मानो हमारी ऑफिस की पॉलिसी है कि 8 तारीख को सबको सैलरी मिलती है या 5 तारीख को सबको सैलरी मिलती है, तो 5 तारीख को रिकॉर्ड मत करो, रिकॉर्ड कब करनी है? जनवरी में। तो इसीलिए तो हम जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी लिखते हो तो कितने महीने की लिखते हो? 12 महीने की। क्यों? मार्च की सैलरी तो आप अप्रैल में देते हो, फिर व्हेन तो कैश रिसीव्ड और कैश पेड तब रिकॉर्ड करनी चाहिए। नहीं बच्चों, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जैसे ही खर्चा इंकर्ड हो जाए, यानी लग जाए, आपको पता चल जाए
ये खर्चा होगा ही होगा। और इनकम जब रिकॉग्नाइज्ड हो जाए तब आप उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में ड्यू करके लिख सकते हो। अरे बच्चों, तभी तो डेटा क्रेडिट रिकॉग्नाइज होते हैं। Okay. Also, the revenue and cost will be recorded at the time when they are related. This concept implies that the revenue should be recognized and recorded in the accounting as and when they are earned. जैसे ही मैंने सर्विस दे दी तो मेरी इनकम अर्न हो चुकी है। अब आप चुकाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी मिलेगी, हाँ मिलेगी 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो वो अर्न हो चुकी है। और इट अकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ पीरियड, और मतलब कब मिलेगी, 2 महीने बाद 3 महीने बाद, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक्सपेंस के लिए क्या बोला, देखो ध्यान रखना, इसमें आपको ये 2 लाइन लिखनी है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डेड इन द अकाउंट एंड व्हेन दे आर अर्न और अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ रिसीव्ड। कब मिलेगी इससे मतलब नहीं है, कैश कब आएगा इससे मतलब नहीं है। आप अपना दे चुके हो सर्विस, अपना प्रोडक्ट बेच चुके हो, यानी वो अर्न की जा चुकी है। ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट व्हेन दे आर इंकर्ड। क्या वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंस के लिए, इंकर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ पेमेंट। पेमेंट आप 4 दिन बाद करने वाले हो, पर खर्चा तो हो चुका है ना आपका। अगर खर्चा हो चुका है, आप गए कपड़ों की दुकान पे, आपने उसको सूट सिलाने का ऑर्डर दिया, आप पूरा नाप आप देकर आ गए हो, सूट का कपड़ा पसंद करके आ गए और 1000 रुपए एडवांस देके आ गए हो, तो आपके लिए तो पूरा खर्चा हो चुका है। अब वो सूट 10 दिन बाद आए या 15 दिन बाद आए, खर्चा पूरा हो चुका है और उनके लिए वो इनकम हो चुकी है। चाहे आप पेमेंट 10 दिन बाद करो, उनके लिए इनकम है शॉपकीपर के लिए, और आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है। तो आप इसमें यहां से यहां भी लिख सकते हैं, ये मत लिखना। आप इसमें कहां से लिखेंगे, यहां से लिखोगे। ठीक है, जितना अंडरलाइन किया। अब अकाउंटिंग के कितने सिस्टम होते हैं, देयर आर 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये अक्रूवल बेसिस में हमने पढ़ा। इन द कैश बेसिस रेवेन्यूज अप, लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है, इन द कैश बेसिस revenue is recorded only when the cash is received or paid, or the costs are recognized only when the cash is actually paid. कॉस्ट एक्सपेंस कब लिखेंगे, जब कैश चुकाया है। इनकम कब लिखेंगे, जब कैश आया है, कैश बेसिस में। लेकिन अक्रूवल बेसिस में आप ये वाला फॉलो करोगे। ठीक है, चलो अब आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये रहा, अरे 1 मिनट बच्चों, अब आप इसमें ये क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर सेल्ड ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सच गुड्स आर सोल्ड इवन दो कैश इज नॉट रिसीव्ड। बस इतना लिख देना, फॉर सच से। ठीक है। सैलरी, ये तो मैंने अभी आपको बताया, सैलरी फॉर द मार्च विल बी पेबल इन अप्रैल, बट इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च ओनली। ये 2 एग्जाम्पल, हर चीज के मैं आपको 2-2 एग्जाम्पल बताऊंगी, पर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप खाली जितना मैंने अंडरलाइन किया है और जितना मैंने समझा है उतना लिखना। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, IASC, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI treated the following 3 concept as a fundamental accounting assumptions। तो कई बार वो हमसे खाली पूछते हैं what are the fundamental accounting assumptions। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, यही 3 जो हमने पढ़े। तो कई बार वो हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते कि डिफाइन दिस और एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न, नहीं, वो हमसे पूछते हैं एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन 3 अकाउंट फंडामेंटल, मेरे को भी एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आपको यही तीनों समझाने, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। किसने दिए हैं ये, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और इससे याद आया कि अगर आप सीए के क्लासेस सर्च आउट कर रहे हैं, अगर आपको सीए करना है तो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। हम सीए के क्लासेस भी चलाते हैं, फाउंडेशन वगैरह के। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे ही मेरा पूरा एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप मुझे वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, चलो आ जाओ नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट।
अब देखो, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, बात एक ही है ना। अब सेपरेट बिजनेस एंटिटी आपने सुना ही होगा ना, कि आपको 11th में बताया होगा कि बिजनेस अपने आप में, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस अपने आप में अलग व्यक्ति है और उसको आप बोलते हो आर्टिफिशियल पर्सन, और आप इंडिविजुअली अलग व्यक्ति हो। तभी तो, पता नहीं मुझे आज तक आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, आप मुझे खाली इस क्वेश्चन का जवाब दो, आपको पता है तो, कि बिजनेस भी ओनर का, ओनर भी वो खुद है, पैसा भी घर से लेकर आ रहा है बिजनेस में लगाने के लिए, तो लाइबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं ये बताओ। लाइबिलिटी तो वो, लाइबिलिटी का मीनिंग क्या सिखाया आपको, लाइबिलिटी तो वो होता है जो आपको कभी ना कभी चुकाना है फ्यूचर में। द लाइबिलिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को कभी ना कभी चुकानी पड़ेगी। तो फिर ओनर जो पैसा लाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर बिजनेस में घर से जो पैसा लेकर आता है उसको आप कैपिटल के नाम से दिखाते हो। पर जब बैलेंस शीट बनाते हो, जब फाइनल अकाउंट लिखते हो, तो उसको लायबिलिटी साइड क्यों लिखते हो बताओ। क्योंकि वो थोड़ी चुकाना पड़ेगा, ये तो ओनर का ही पैसा है ना, बोलो। हाँ, उसका रीजन है, आई डोंट नो आज तक किसी ने बताया नहीं बताया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। या फिर अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये वर्ड सुना होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक ही बात है, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ही बात है तीनों। अब देखो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लॉ की नजर में एक अलग व्यक्ति है आर्टिफिशियल पर्सन, और आप इंडिविजुअली एक अलग व्यक्ति हो। तो अगर आप इंडिविजुअली अलग व्यक्ति हो और आप अगर पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस जब लिक्विडेट होगा, लिक्विडेट मतलब डिसॉल्व होगा, क्लोज होगा, बंद होगा, तब बिजनेस आपका पैसा जितना आपने लगाया था उतना वापस चुकाने की जवाबदारी है बिजनेस की। और ये इसी, दैट इज ओनली द रीजन द कैपिटल इज रिटर्न ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी बाय द सम अदर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना क्या है, देखो यहां से पढ़ना है। According to this concept, it is assumed that the purpose of accounting, the entity is having a separate existence. ये word आपको याद रखना है. The entity should have separate existence and is different from its owner. और वो owner से क्या है, अलग है। तो जब भी आप किसी भी चीज की अकाउंटिंग करो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हो, चाहे आप अगर आप सीए के स्टूडेंट हो और मुझे देख रहे हो, तो आप पार्टनरशिप की भी कर रहे होंगे, कंपनी की भी कर रहे होंगे, तो अपने आप को अकाउंटिंग करते समय एक रूल है कि अपने आप को वो बिजनेस मान लेना, और अपने आप को वो बिजनेस मान लोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ओनर का एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है और बिजनेस का एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है। ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी आर ट्रीटेड टू सेपरेट एंटिटीज, okay, then only the financial statement will show true and fair view of accounting। अगर आप दोनों को एक ही मानकर एक ही जगह अकाउंटिंग कर दोगे, तो आपके जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, बुक ऑफ अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे। तो इट इज वेरी मच कंपल्सरी कि यूजर्स को क्या चाहिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या चाहिए, यूजर्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, गवर्नमेंट, क्योंकि आपके फाइनल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा होगा ना इससे पहले, उसमें क्या आता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आप गवर्नमेंट को क्या चुकाते हो, टैक्स। तो गवर्नमेंट कहां से पता करेगी कि आपने टैक्स सही चुकाया या नहीं चुकाया, जो आप प्रॉफिट, जो आप रिपोर्ट फाइनल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट दोगे, उसमें आपका प्रॉफिट पता चलेगा, और प्रॉफिट पे आपको क्या चुकाना पड़ता है, टैक्स चुकाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है, क्योंकि इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पे कितना असर होगा, तो गवर्नमेंट ये भी देखती है, कोई कंपनी अगर बहुत सालों से लॉस आ रही होती है तो गवर्नमेंट उनको नोटिस देके बंद भी कर सकती है। तो ये भी चीज गवर्नमेंट को देखनी होती है।
तो गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब अगर आप कोई कंपनी हो, अगर आप कोई पार्टनरशिप हो, तो आपने पार्टनरशिप एक्ट 1942 के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं। अगर आप कोई कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के आपने सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो किए हैं यानी कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपके ऊपर जितने भी एक्ट एप्लीकेबल होते हैं वो आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए भी रेगुलेटरी बॉडीज यही सब हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज हो गई, आरबीआई हो गई, सारी रेगुलेटरी बॉडीज, तो वो सब चेक करती हैं कि वेदर यू हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड। तो कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर? गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, कस्टमर आपके, एम्प्लॉयज आपके, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, ठीक है। बहुत थका देते हो तुम लोग तो। चलो अब एक काम करना, इसमें एग्जाम्पल ढंग से नहीं दे रखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख देती हूं पहले। एग्जाम्पल, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिख देना, इज अ प्राइवेट कंपनी having separate and having क्या बोलेंगे, separate existence from A and नहीं सॉरी एंड थोड़ी, A B and C, A B and C, ओके, ठीक है। इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलो ये इसका एग्जाम्पल लिख देना। नेक्स्ट चलते हैं, सेपरेट हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए, 5। चलो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऑल द ट्रांजैक्शन यानी ऑल द इवेंट्स या ऑल द ट्रांजैक्शन बुक जो बिजनेस में हो रहे हैं, लेकिन उनको जब आप मनी में मेजर कर सकते हो, अगर मनी में मेजर कर सकते हो, देन ओनली दे आर एबल टू रिकॉर्ड इन योर बुक ऑफ अकाउंट। अगर आप उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, राइट? जैसे ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय, कैन इट एबल टू रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स? नो। ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज को कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। लेकिन द ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000, तो अब यहां पे आपके पास वैल्यू है, एक मॉनेटरी टर्म है, दैट्स व्हाई इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? ऑल द ट्रांजेक्शन विच कैन बी, ऐसे लिखना है आपको, ऑल द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी आप उसे मनी में मेजर कर सकते हो, will be recorded in the book of account. The transaction which cannot be measured will not be recorded in the book of accounts, ठीक है। ओके, और मनी क्या होती है आपकी? मनी एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ये लिख देना, परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000, सो 20, this is an amount, the transaction can be recorded in book of accounts because it is measured in term of money. और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देना, बट लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये रहा, देखो यहां से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हैव टू इम्प्लीकेशन। ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म इन अकाउंटिंग, एंड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं बता देती हूं आपको, एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000। अब लिख देना,
this transaction can be measured in term of money, therefore recorded in full लिखना book of accounts. Hence, and लॉयल्टी ऑफ या रॉयल्टी लिख दो, ऑनेस्टी लिख दो, ऑनेस्टी लिख दो, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय can't be measured in money, so not recorded in books. ठीक है, तो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, बस इतना ही लिखना है आपको. ओके, नेक्स्ट 6 चलते हैं. प्रोडिसिटी कॉन्सेप्ट. चलो बताओ प्रोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है. ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, अकाउंटिंग पीरियड बताता है. अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो पीरियड जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो. तो ज्यादातर अगर आप फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो तो बताओ हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से चालू होता है, ज्यादातर 1 अप्रैल. और जैसे हम करंट ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 25 में चालू हुआ और 31 मार्च 26 की अभी अकाउंटिंग चल रही होगी. जो भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं या जो भी अकाउंटेंट्स हैं वो अभी इस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हो. देखो काउंट करो कितने मंथ हैं. हाँ, आधे लोग काउंट कर रहे हैं. अप्रैल, मई, जून काउंट कर रहे हो ना. वेरी गुड. कितने मंथ है, 12 मंथ. तो हम कितने की अकाउंटिंग करते हैं, एक साथ 12 मंथ्स की अकाउंटिंग करते हैं, पूरा साल की. लेकिन जनवरी से स्टार्ट नहीं करते. कहां से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल से 31 मार्च. तो वही पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है और इसको ही क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग पीरियड. लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके. लेकिन आप बोलो मैम किसी ने कोई मानता है किसी चीज को, तो उसने बोला उसने अपना बिजनेस दिवाली पे चालू किया, धनतेरस पे चालू किया. तो मान लो धनतेरस थी 1 नवंबर की 25 की, तो उसने अपना बिजनेस 1 नवंबर को चालू किया. तो फिर वो 12 महीने कैसे होंगे बच्चों, वो 12 महीने नहीं होंगे. आपका फर्स्ट पीरियड कैन बी डिफर. पहला साल जो है आपका वो अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू फॉलो द 12 मंथ्स पॉलिसी, अकाउंटिंग पीरियड पॉलिसी. तो ये वाला जो पीरियड है ये खत्म हो जाएगा आपका 31/3/26 को ही खत्म इसी दिन होगा. तो यहां से यहां पहला साल आपका अकाउंटिंग कितने महीने की रहेगी, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने की, 5. तो पहले साल की अकाउंटिंग आप कितने महीने की करोगे, 5 महीने की करोगे. और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर 12 मंथ्स. अंडरस्टूड. तो पहला साल आपका अलग अलग हो सकता है. किसी ने जनवरी में स्टार्ट किया, किसी ने फरवरी में स्टार्ट किया, किसी ने 1 मार्च ही स्टार्ट किया. तो उसकी पहले साल की अकाउंटिंग 1 महीने की होगी. तो फर्स्ट ईयर में वेराई, पर अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है टिपिकली वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च. ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं. दिस कॉन्सेप्ट रेफर टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. ठीक है, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ओनली. द गोइंग कंसर्न इम्प्लाइज दैट द बिजनेस विल, ये तो हमें पता ही था, ये तो उसने बोला है. इफ वन में देखो यहां से लिखना अकाउंटिंग पीरियड फॉलोज, ऐसे लिखना. इसमें थोड़ा नहीं लिखा हुआ, मैं लिखती हूं. ये रहा, यहां से लिखना. Accounting period is also known as accounting year. Usually the accounting period of 12 months. Accounting results are prepared at the end of every year because the period of 12 months covers the effect of various season on the business. ठीक है,
and there that is for a period of 12 months starts from 1st April to 31st March of the next year. ठीक है, ये लिखना, ये मत लिखना, बस आपको ऊपर का खाली ये लिखना है, ये भी हटा दो, खाली ये लिखना है. देखो, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज या फिर ऑल्सो रिलेटेड टू रेफर्ड टू या also known as accounting period concept. Accounting period is also known as accounting year. Usually the accounting period of 12 months. Accounting result is prepared at the end of every year because of the 12 months period cover all the seasons of the business. That is for the period of 12 months starts from 1st April and on 31st March on the next year. और फिर आप ये एग्जाम्पल करके ये समझा देना. Example this, but the first year may vary but remaining year will be same. Okay, चलो next, full disclosure concept. बताओ full disclosure concept क्या बोलता है. देखो, full disclosure concept क्या बोलता है कि all the material जो